नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायणराव बोरावके महाविद्यालय श्रीरामपुर से। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती में सम्मिलित किए गए तत्सत कहानी का अध्ययन करने वाले हैं। तत्सत कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है। इस कहानी को पढ़ने से पहले लेखक का परिचय देखना आवश्यक है, क्योंकि लेखक का व्यक्तिमत्व उसके साहित्य में झलकता है। उनके साहित्य को समझने के लिए उनका परिचय जानना आवश्यक है। तो चलिए हम लेखक परिचय देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ शहर में, जो उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के आश्रम में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें अपनी शिक्षा छोड़ देनी पड़ी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार को मनोवैज्ञानिक लेखक कहा जाता है। जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल तत्व को लेकर हमें जगाती हैं जो जीवन की समस्याओं की गहराई में देखी जाती हैं। जीवन की गहराई में देखी जाने वाली इन समस्याओं को वे अपने कहानियों में लिखते रहे। साहित्य के योगदान के लिए आपको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया। ऐसे महान लेखक की मृत्यु 24 दिसंबर 1988 में हुई, जब उनकी उम्र 83 वर्ष थी। इस महान लेखक की कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें है त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता, परख। यह उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी संग्रह के अंतर्गत पाजेब कहानी संग्रह, वातायन कहानी संग्रह और नीलम देश की राजकन्या बहुत चर्चित कहानी संग्रह माने जाते हैं। साहित्य और संस्कृति उनका आलोचनात्मक ग्रंथ रहा है।
उन्होंने जो नाटक अनुवाद किए उसमें पाप और प्रकाश महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार की साहित्य को आपकी देन मिलने की वजह से आपको पद्म भूषण या साहित्य अकादमी से अलंकृत किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, तत्सत यह एक कहानी विधा है। वास्तव में यह कहानी जिसे रोचक माना जाता है, ऐसी रोचक विधा मतलब कहानी विधा है। कहानियों में मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, कहानी मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति या जीवन के यथार्थ को या जीवन की यथार्थ का वास्तविकता का सच्चाई का चित्रण इसमें देखने के लिए मिलता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी जीवन से घटित वास्तविक घटनाओं का चित्रण करना कहानी विधा की प्रमुख विशेषता रही है। जीवन की अनेक समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में देखा जाता है। किसी न किसी समस्या को लेकर उसका चित्रण होता है, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका समाधान किस प्रकार से ढूंढना होगा, यह भी कहानी में देखा जाता है। कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, कुछ रूढ़ियाँ और आडंबर को भी इसमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है। और यह सब समाज के सामने रखना कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहता है। इन सभी समस्याओं को या रूढ़ियों को या जो ढोंग समाज में देखा जाता है, आडंबर देखा जाता है, जो पाखंडी रूप देखा जाता है, उसका चित्रण करना कहानी विधा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। शायद ऐसी ही कहानी तत्सत है, ऐसा मैं समझता हूँ। प्रस्तुत पाठ जो कुछ यहाँ दिया गया है वह एक प्रतीकात्मक कहानी है। विद्यार्थी मित्रों, सृष्टि निर्माता के प्रतीक, सृष्टि निसर्ग, हमारा जो निसर्ग है, यह जो सृष्टि है, यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति निर्माता के प्रतीक जिसे हम वन कहते हैं, इस वन में अनेक जीव जंतु वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक हैं। सृष्टि निर्माता वन जो है, निर्माता के द्वारा बनाया गया जो वन है, जो जंगल है, इस जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, वह किसी न किसी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक माने गए हैं। जैसे मानव भी उसी ईश्वर की सृष्टि की देन मानी गई है, पर ऐसा मानव अपनी बुद्धि, शक्ति और ज्ञान के अहंकार में चूर स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा है। देखिए क्या कहा गया है कहानी के द्वारा, मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ देन मानी गई है, पर आज का मानव अपनी बुद्धि के आधार पर, शक्ति के आधार पर
अहंकार ज्ञान के आधार पर अहंकार में चूर हो गया है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। जितना मानव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, मानव का जितना इस प्रकृति में स्थान है, उतना ही स्थान प्रकृति में पेड़ पौधों का है, अन्य जीव जंतुओं का है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि को अर्थपूर्ण रूप देता है। सभी का अस्तित्व सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है। अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है, यही सृष्टि का अंतिम सत्य है कि भले ही मानव अपने आप को श्रेष्ठ समझे, जितना मानव का महत्व है उतना ही पेड़ पौधों का है, जीव जंतुओं का है, उनका अलग अलग अस्तित्व है। फिर भी हमें अपने अस्तित्व के लिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना जरूरी है। यह लेखक प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, पाठ का इस प्रकार थोड़ी सी प्रस्तावना देखने के बाद हम पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और उसका अर्थ भावार्थ स्पष्टीकरण देंगे। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। वन मतलब जंगल, घना जंगल, घनदाट जंगल, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, अनेक उसमें आश्रय लेने वाले जीव जंतु हैं, हिंस्र प्राणी हैं। ऐसे गहन वन में दो शिकारी वहाँ पर पहुँचे। वे पुरानी शिकारी थे। शिकार की उन्हें अच्छी तरह से जानकारी थी, इसलिए शिकार की टोह में वे दूर दूर घूमे थे। शिकार की टोह में मतलब खोज में, शिकार की खोज में वे दूर दूर तक घूम चुके थे, पर कहीं उन्हें शिकार नहीं मिल पाई थी। ऐसा घना जंगल उन्हें कहीं मिला भी नहीं था। जिस जंगल में वे गए थे शिकार ढूंढने के लिए, वह जंगल बहुत घनदाट था। देखते ही मन में दहशत होती थी, मन भयभीत हो जाता था, डर जाता था। ऐसा भयानक जंगल, दहशत निर्माण करने वाला जंगल जिसमें वे दोनों शिकारी पहुंचे हुए हैं। वहाँ एक बड़े से पेड़ के छांव में कुछ देर के लिए उन्होंने वास किया। वास करना, विश्राम करना, आराम करना। थोड़ी देर के लिए वे एक बड़े से पेड़ की घनदाट छाया थी, गहरी छाया थी। इस छाया में वे थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे और आराम करते करते आपस में बातें भी करने लगे। क्या कहा है देखिए, आपस में वे बातचीत करने लगे। एक ने कहा दूसरे से, ओह कैसा भयानक जंगल है। एक ने कहा, ओह कितना भयानक जंगल है, घनदाट जंगल है, घना जंगल है, मन में भय निर्माण करता है, डर निर्माण करता है। तो दूसरे ने जवाब दिया, और कितना घना भी है देखिए, जितना भयानक है उतना भी वह घनदाट है। कुछ देर इसी प्रकार की बातें करते रहे।
विश्राम करके वे शिकारी वहाँ से आगे बढ़ गए। कुछ देर बातें करने के बाद विश्राम उन्होंने कर लिया और विश्राम के बाद वहाँ से वे निकल पड़े। उनके चले जाने के बाद पास के एक शीशम के पेड़ ने बड़ दादा से कहा। मित्रों, जिस पेड़ की बड़े पेड़ की छाया में वे बैठे हुए थे वह बड़ा पेड़ माने बरगद का पेड़ था, वड़ का पेड़ था, जिसे हम मराठी में वडाचं झाड़ कहते हैं। ऐसे बड़े से बरगद की पेड़ की घनदाट छाया में वे बैठे हुए थे। जब यह शिकारी बातें करके विश्राम करके यहाँ से चले गए तो पास ही शीशम का पेड़ था। वह बरगद के पेड़ के पास आकर कहने लगा, अरे बड़ दादा, बरगद का पेड़ जिसे शीशम का पेड़ कहने लगा है, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छाह में यह कौन बैठे हुए थे? वे चले गए। तुम्हारी पेड़ की छाह में, तुम्हारी छाया में अभी दो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए थे। वे कौन थे? कहाँ से आए हुए थे? वे क्या बातें कर रहे थे? इस प्रकार से शीशम के पेड़ ने बरगद के पेड़ से कहा। विद्यार्थी मित्रों, बरगद का पेड़ विशाल होता है, छायादार होता है और वह दीर्घ काल तक जीवन जीने वाला पेड़ होता है। याद रखिए, इसका जो तना बहुत सीधा होता है और कठोर मजबूत रहता है। ज्याला आपण वडाचं झाड म्हणतो, यह बड़ का पेड़, बरगद का पेड़ दीर्घ काल तक जीवन जीने वाला कठोर पेड़, सीधा सीधा साधा पेड़, जिसे जंगल का राजा भी कहा जाता है, पेड़ों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेड़ों का राजा कहा जाता है। ऐसा बरगद का पेड़ जिसमें बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, उसमें उसकी जो जड़ें होती हैं, जितनी ऊपर शाखाएं फैलती रहती हैं उतनी ही उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक, दूर दूर तक फैली हुई रहती हैं। इसकी विशालता का कारण यही है कि यहाँ पर ऐसे अनगिनत जीव जंतु, पशु इसकी छाया में आते हैं। वे सभी पेड़ या जीव जंतु इस बरगद के पेड़ को बुद्धिमान पेड़ मानते हैं, अनुभवी पेड़ मानते हैं। इसलिए वे सभी को छाया देता है, प्रेम देता है, शांति देता है, सुकून देता है। आने वाले सभी लोगों की शंकाओं का वह निरसन करता है। ऐसा यह बरगद का पेड़ हमेशा शांत, मौन रहता है। तो इस प्रकार से बरगद के पेड़ को एक बुजुर्ग पेड़ माना गया है। ऐसा बरगद का पेड़ इस दूसरे शीशम के पेड़ से जवाब देता है। क्या देता है जवाब? देखिए, हाँ, गए, चले गए, तुम इन्हें नहीं जानते? यहाँ पर जो आकर बैठे हुए थे शीतल छाया में बातें कर रहे थे, क्या इन्हें तुम नहीं जानते? अभी अभी चले गए। शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। वे बड़े अजब, अजब माने अनोखे। उन्हें देखकर वे हमारे लिए अनोखे थे। उन्हें देखकर लगता नहीं था कि यह कौन है, पहचान ही नहीं जा रहे थे। तो दादा, पहले कभी इन्हें मैंने नहीं देखा। शीशम ने कहा, बड़ दादा, ऐसे जो यहाँ बैठे हुए थे उन्हें तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। दादा ने जवाब दिया, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था तब इन्हें मैं देख चुका था।
इन्हें आदमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब मैं छोटा सा था तभी इन्हें मैंने देखा था, तो इन्हें क्या कहा जाता है? आदमी कहा जाता है। इनमें पत्ते नहीं होते हैं। हमारे शरीर पर शाखाएं हैं, पत्ते हैं, हमारे जैसे इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखिए, सिर्फ एक तना पेड़ का जिसे शाखाएं नहीं है, ऐसा तना मतलब खड़े रहने वाला यह आदमी। देखा वे चलते कैसे हैं, देखा वे चलते कैसे हैं, अपने दो शाखाओं पर वे चलते चले जाते हैं। बरगद के पेड़ ने शीशम के पेड़ से समझाया कि मैंने इन्हें बचपन में देखा था, इन्हें आदमी कहा जाता है, इनमें शाखाएं नहीं होती, पत्ते नहीं होते, वे तने के रूप में खड़े रह जाते हैं और अपने दो शाखाएं मतलब दो पैरों के माध्यम से वे चलते हैं। अभी अभी देखा तुमने, दो शाखाओं के द्वारा, दो पैरों के द्वारा वे चल रहे थे। शीशम के पेड़ ने कहा, ये लोग इतने ऊंचे रहते हैं। देखिए, शीशम ने कहा, ये लोग मतलब आदमी, ये आदमी इतने ओछे, इतने तुच्छ, ओछे का अर्थ है तुच्छ, इतने तुच्छ रहते हैं, ये ऊंचा नहीं उठ सकते। देखिए क्या कहा शीशम ने, हम जितने ऊपर उठ चुके हैं, ऊंचे उठ चुके हैं, क्या उतने ऊंचे वे ऊपर उठ नहीं सकते? इतने ओछे हैं, इतने तुच्छ हैं। दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। जड़ें मतलब मूलियाँ, पेड़ की मूलियाँ। हमारी मूलियाँ जिस प्रकार से ज़मीन में गहराई तक पहुँचती हैं, जितने वे नीचे पहुँचते हैं उतने हम ऊपर बढ़ते हैं, पर मनुष्य की जड़ें उतनी गहरे नहीं होती, इसलिए वे ऊपर उठ नहीं सकते। कैसा प्रतीक विधान दिया है देखिए, कि मनुष्य को, भले ही मनुष्य अपनी बुद्धि के आधार पर, शक्ति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर गर्व महसूस करता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, लेकिन बरगद का पेड़ उन्हें समझाने लगा है कि हमारी जड़ें जिस प्रकार से गहराई में जाती हैं, उस प्रकार से मनुष्य की जड़ें गहराई तक नहीं पहुँचती, इसलिए वे ऊपर उठ नहीं सकते। बड़े तो काहे पर बड़े, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। उन्हें बढ़ना नहीं आता, ऊपर उठना नहीं आता, ऊंचा उठना नहीं आता, क्योंकि उनके जड़ें नहीं होती, इसलिए वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना इन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे कैसे जी रहे हैं। इनमें जड़ें नहीं हैं, फिर भी ये जीते कैसे हैं पता नहीं। इतने में बबूल का पेड़ वहाँ पर आता है, जिसमें हवा साफ छन छन कर निकल जाती है, रुकती ही नहीं, जिसके तन पर कांटे ही कांटे होते हैं। और ऐसा बबूल का पेड़ वहाँ आकर बोलने लगा। बबूल का पेड़ जिसमें ज़्यादा गहरे पत्ते नहीं होते, जिसकी छाया ज़मीन पर नहीं होती, और ऐसा यह बबूल का पेड़ जिसके शरीर पर कांटे ही कांटे होते हैं। जब शरीर पर कांटे हैं तो नीचे छाया में भी कांटे गिरते रहते हैं, इसलिए उसकी छाया में कोई बैठने का किसका साहस नहीं होता, वो बैठ नहीं सकता। ऐसा बबूल का पेड़ शीशम के पेड़ से, बरगद के पेड़ से आकर पूछने लगा है, कहने लगा है, बोलने लगा है। क्या बोलता है देखिए, अरे ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, तुम चिरंजीवी हो, दीर्घकाल तक जीवन जीने हो, तुमने बहुत दिन देखे हैं। यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है? वन किसे कहते हैं आपने देखा है?
ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। बबूल के पेड़ ने बरगद से पूछा, आपने किसी वन को देखा है? अभी तो जो आदमी चले गए वे आपस में वन को लेकर वन के बारे में ही विचार कर रहे थे। वे बता रहे थे कि भयानक होता है। ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है? शीशम का पेड़ जवाब देता है, दादा हाँ, सुना तो मैंने भी था कि वह वन क्या होता है। जब वे बातें कर रहे थे तब मैंने यह सुना था कि वे वन को लेकर बातें कर रहे हैं, मैंने भी सुना, पर वन क्या होता है यह मुझे पता नहीं। आप बता दें, आपने बहुत जीवन देखे हैं, बहुत कई सालों तक आपने अनुभव लिया है, आपको अगर मालूम हो तो आप बता दें। बरगद का पेड़ मतलब बड़ दादा वन के बारे में बताने लगता है। क्या बताता है देखिए, सच पूछो तो भाई इतनी उम्र मेरी हो गई, उस भयावने वन को मैंने भी कभी नहीं देखा। देखिए बरगद क्या कहते हैं, सच पूछो तो भाई मेरी तो इतनी उम्र हो गई पर मैंने भी वन को कभी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं। क्या देखे हैं? सभी जानवर मैंने देखे हैं। शेर देखा है, चीता देखा है, भालू देखा है, हाथी देखा है, यहाँ तक कि मैंने भेड़िया को भी देख लिया है। विद्यार्थी मित्रों, भेड़िया माने लांडगा। शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया आदि को मैं देख चुका हूँ, पर वन नाम के जानवर को मैंने कभी नहीं देखा। बरगद का पेड़ इस प्रकार से वन के बारे में बताने लगता है कि मैंने वन नाम के जानवर को कभी देखा ही नहीं कि वह कैसा होता है, कहाँ होता है, मैंने भी नहीं देखा। एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीते से भी बड़ा डरावना होगा। क्या कहते हैं देखिए, शीशम का पेड़ और बरगद का पेड़, शीशम का पेड़ और बबूल का पेड़ कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि यह शेर जो है, यह चीते जो हैं बड़े भयानक होते हैं, डरावने होते हैं। शायद वन भी ऐसा ही डरावना जानवर होगा। बड़ दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हैं, किसे कहते हो? हमारी तो सबसे प्रीति है। बरगद के पेड़ ने इन दोनों से कहा, तुम डरावना डरावना किससे डर रहे हो, किसे डरा रहे हो? शेर से? शेर, चीता या हाथी, भालू जो भी कुछ हैं, उन सभी से मेरी प्रीति है, उन सभी से मेरा प्रेम है। वे मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, फिर डरते किससे हो? डरावना कौन है यहाँ? किससे डर तुम्हें लगता है? इस प्रकार की बात बरगद का पेड़ शीशम के पेड़ से और बबूल के पेड़ से कहने लगा है। तभी बबूल का पेड़ कहता है, दादा प्रीति की बात नहीं है, दादा प्यार की बात नहीं है। हम भी सभी से प्यार करते हैं, हमसे भी सभी प्यार करते हैं, पर यहाँ प्रीति की बात नहीं है। मैं तो अपने पास हमेशा कांटे रखता हूँ, मुझे किससे डर नहीं लगता। मैं ही दूसरों को डराने का प्रयत्न करता हूँ, मैं ही दूसरों को कांटे चुभो देता हूँ, मुझे किससे डर है? मैं भी सबसे प्रीति करता हूँ, पर अपने पास हमेशा सुरक्षितता के लिए कांटे रखता हूँ। पर वे आदमी वन को भयावना बता रहे थे, उनका क्या? आदमी जो थे वे वन को भयानक बता रहे थे, फिर जरूर वह
चीते से बढ़कर होगा। चीता जिस प्रकार से भयानक होता है, जरूर वन नाम का जानवर भी चीते से भी अधिक डरावना भयावना होगा। सो तो होता ही होगा, दादा ने कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या कहा? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीते को मार देता है। देखिए, मुझे भी वैसा ही लगता है कि आदमी एक दिया सलाई की तिल्ली होती है ना, तिल्ली, आग पेटी में की काड़ी, इस एक तिल्ली से शेर चीतों को भी वह जला सकता है, मार सकता है। उन्हें ऐसे मारते अपने सामने हमने देखा है। आदमी इस प्रकार से शेर चीतों को जलाकर मारते हुए मैंने अपने सामने देखा है, पर वन की लाश हमने कभी नहीं देखी। शेर की लाश देखी है, चीता की लाश देखी है, भालू की लाश देखी है, पर वन नाम के जानवर की लाश हमने अभी तक नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। वन क्या होगा? जरूर कोई भयानक, डरावना, खौफनाक ऐसा जानवर होगा। अभी तक वह किसी के हाथ नहीं आया। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। किनमें? बरगद के पेड़ में, शीशम के पेड़ में और बबूल के पेड़ में। जब वे तीनों आपस में इस प्रकार से वन को लेकर बातचीत करने लगे, उनमें से कोई नहीं जानता था कि वन क्या है। आसपास के पेड़, जिसमें साग का पेड़ है, शालमली का पेड़ है, सेमर का पेड़ है, शिरीष का पेड़ है, जिसे हम सीरस कहते हैं, ऐसा शिरीष का पेड़ है, वे भी बातचीत करने में हिस्सा लेने के लिए आ गए। देखिए, जब ये तीनों बातें कर रहे थे तो वहाँ पर पास में ही साग का पेड़ था, शालमली का पेड़ था, शिरीष का पेड़ था, वे भी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर आ गए। वन को कोई नहीं मानना नहीं चाहता था। वन को कोई भी मानना नहीं चाहता था कि वन क्या है, जानना नहीं चाहता था। किसी को उसका पता ही कुछ नहीं था, पर उसका डर सभी के मन में बैठा हुआ था। पर वन के बारे में वे सभी कोई नहीं जानते थे, पर उनका डर, वन का डर इन सभी पेड़ों के मन में बैठा हुआ था। इतने में पास ही जो बांस का पेड़ खड़ा था, बांस का पेड़ जो खड़ा था, बांस मतलब बांबू का बेट जो होता है ना, वह बेट, कड़क जिसे कहते हैं, जो ऊंचा चला जाता है, उसमें पत्ते नहीं होते, इसलिए उसके शरीर में से हवा इधर से उधर चली जाती है, खड़ खड़ करके चली जाती है। ऐसा बांस का पेड़ वहाँ पर आता है और वह बताने लगता है, आवाज़ देकर कहता है, मुझे बताओ क्या बात चल रही है तुम्हारी? मैं वास्तव में पोला हूँ। क्या हूँ? पोला हूँ। मैं बहुत जानता हूँ। पोला का अर्थ है अंदर से खोखला, अंदर से खाली। जो अंदर से खाली है, पर मेरे पास बहुत से बातों की जानकारी है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी जो बातचीत चल रही है, जो समस्या आपकी चल रही है, उस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। ऐसा जो अंदर से पोला है, वह बांस का पेड़ यहाँ कहने लगा है। बड़दादा ने गंभीर वाणी से बांस के पेड़ से कहा, तुम बहुत तीखा बोलते हो, तुम बहुत कठोर बोलते हो, तुम हमेशा चुभने जैसी बात करते हो। बात यह है कि बताओ
तुमने वन को देखा है? अब हमारी यह बात चल रही है वन को लेकर, तो क्या तुम्हें पता है? तुमने वन को देखा है? अगर तुमने देखा है तो हम सबको बता दो, हम लोग सब उस वन को जानना चाहते हैं। तो बांस का पेड़ जो अंदर से पोला है, रीति है, खोखला है, वह आवाज़ से, खाली आवाज़ से ही कहने लगा है, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त वन में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। शायद यही हवा वन होगा। जो हवा हमेशा मेरे शरीर के भीतर से इधर उधर दौड़ती है, और वह जब चलने लगती है तो उससे वन वन की आवाज़ आती है, वन की आवाज़ आती है। शायद यही वन होगा। इस प्रकार से बांस का पेड़ इन सभी से बताने लगा है। तब बड़ ने कहा, वंश बाबू, बांस बाबू, तुम घने नहीं हो, तुम खाली हो, तुम सीधे सिर पर खड़े रहते हो, तुमसे यह बात नहीं बनेगी, तुम सीधे ही खड़े रह जाओ। कुछ भरे होते तो तुम्हें झुकना आता, अंदर से तुम अगर भरे रहते तो तुम कभी झुक सकते थे। तुम अंदर से खाली हो, इसलिए सीधा खड़े रहते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। इस प्रकार से बड़ दादा ने उसे चुप कराने का प्रयास किया। बड़ दादा ने उधर से आंख हटाकर, बांस के पेड़ से आंख हटाकर दूसरे लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय पर पूछना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जो घास है ना, घास, हरियाली धरती पर छाई रहती है, इस धरती पर छाई हुई घास से, हरियाली से हमें पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? नीचे लिखा गया है, देखिए, उसकी पहुंच सब कहीं है। हरियाली यहाँ होती है, वहाँ होती है, चारों ओर हरियाली देखने के लिए मिलती है। उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, इसलिए शायद उसे पता होगा कि यह वन क्या है, वह कितनी व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है हरियाली। ऐसी बिछी रहती है, किसी को उससे कोई शिकायत नहीं रहती। यह हरियाली जहाँ तहाँ व्याप्त है, उस पर से कई लोग आते हैं जाते हैं, फिर भी उसके मन में किसी प्रकार की किसी से शिकायत नहीं है। ऐसी हरियाली से, ऐसी घास से हम पूछने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम रुकने का प्रयास करेंगे। बचा हुआ हिस्सा अगले भाग में पढ़ेंगे। शायद आप कहानी को समझ रहे होंगे। अगर कोई परेशानी आ गई तो फिर एक बार इसे सुनकर समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।